तो एफआईआर जब लिखी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि आप वो बात लिखिए जो बात हम कह रहे हैं। तो पीछे से वो जो स्टेशन ऑफिस इंचार्ज थे एसएचओ वसंत कुंज, वो किसी से डिक्टेशन ले रहे थे और उन्होंने ये बात कही जो मुझे याद है कि आपको अपने बच्चे को वापस लाना है या एफआईआर ठीक करानी है। और तब से लेके ये सिलसिला आज तक जारी है। दिल्ली पुलिस की हमने बदमाशियां देखी, फिर एक एसआईटी बनाई गई, मनीषी चंद्रा आईपीएस जो थे वो उस एसआईटी को हेड कर रहे थे, हमने उनकी भी बदमाशियां देखी। फिर सीबीआई बनाई गई और वो सीबीआई हाई कोर्ट में ये कहती है कि जो एक्यूज स्टूडेंट्स थे, जिन एक्यूज स्टूडेंट्स पर हमें डाउट था, उन एक्यूज स्टूडेंट्स का हम फ़ोन का पैटर्न लॉक नहीं खोल पाए। ये JNU-SU के दोस्तों का और आप लोग जो इस प्रोग्राम में आए। 2016 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की रात से ये जद्दोजहद हम सब एक साथ मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि नजीब इंडिविजुअल तौर पर अम्मी फातिमा नफीस के तो बेटे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में एजुकेशन में वो मार्जिनलाइज सेक्शंस के स्टूडेंट्स का भी रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के एजुकेशन के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उसके हिंदुस्तान में दो सिंबल आपको नज़र आते हैं, एक रोहित वेमुला और एक नजीब अहमद। हम यहाँ पर नजीब अहमद वापस आएंगे इस बात को लेकर हमेशा पुरुम्मीद और पुरहौसला इसलिए रहे हैं कि आपने भी अभी देखा होगा फ़िलिस्तीन का मसला चल रहा है, गजा का मसला चल रहा है। इससे पहले हमने सीरिया के मसले पर देखा कि लोग 20-20 साल से सिस्टम के ज़रिए गायब कर दिए गए थे, लेकिन कभी वो 20 साल के बाद 22 साल के बाद वो मिले हैं। लेकिन अफसोस इस बात में यह है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी थी या उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थी, हमसे पहले JNU टीचर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ये बात बोल रहे थे, तो अगर ये 15 अक्टूबर से इस सिलसिले को देखा जाए, जब JNU के स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए या फिर वसंत कुंज के थाने में गए, वसंत कुंज के थाने में जब 16 तारीख की शाम में अम्मी गई तो एफआईआर जब लिखी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि आप वो बात लिखिए जो बात हम कह रहे हैं। तो पीछे से वो जो स्टेशन ऑफिस इंचार्ज थे एसएचओ वसंत कुंज, वो किसी से डिक्टेशन ले रहे थे और उन्होंने ये बात कही जो मुझे याद है कि आपको अपने बच्चे को वापस लाना है या एफआईआर ठीक करानी है। और तब से लेके ये सिलसिला आज तक जारी है। दिल्ली पुलिस की हमने बदमाशियां देखी, फिर एक एसआईटी बनाई गई, मनीषी चंद्रा आईपीएस जो थे वो उस एसआईटी को हेड कर रहे थे, हमने उनकी भी बदमाशियां देखी। फिर सीबीआई बनाई गई और वो सीबीआई हाई कोर्ट में ये कहती है कि जो एक्यूज स्टूडेंट्स थे, जिन एक्यूज स्टूडेंट्स पर हमें डाउट था, उन एक्यूज स्टूडेंट्स का हम फ़ोन का पैटर्न लॉक नहीं खोल पाए। ये हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में आपको मिल जाएगा, जिस पे सीबीआई जो इन देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो ये कहती है कि हम फ़ोन का पैटर्न लॉक नहीं ओपन कर पाए, जिसकी वजह से फ़ोन में क्या इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई, और वो हाई कोर्ट उस बात को एक्सेप्ट करता है। तो कोर्ट के बारे में हम सब बहुत सारे केसेस में एक्यूज़ हैं, जांचें चल रही हैं, तो ये अक्सर भी हमें ख़तरा रहता है कि हम अगर कोर्ट की बुराई कर देंगे तो फिर हम जब अपनी बेल के लिए जाएंगे या हमारी सुनवाई होगी तो क्या होगा। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। हम खुद ये देख रहे हैं कि बंगाल में हाई कोर्ट के जज गंगोपाध्याय जो थे, अभिजीत गंगोपाध्याय, रिज़ाइन करते हैं और भाजपा के एमपी बन के जाते हैं। तो अभिजीत गंगोपाध्याय या रोहित आर्या जो भाजपा ज्वाइन किए 15 दिन के बाद, हाई कोर्ट से रिज़ाइन करने के बाद, वो आज की जो जुडिशरी है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और किस तरह के फैसले
अभिजीत गंगोपाध्याय और रोहित आर्या ने दिए होंगे, तो ये जो जजेस इंक्वायरी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं या इंक्वायरी ना होने की बात कर रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो हमारे देश की जो न्यायपालिका की स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जो संघ परिवार की न्यायपालिका के अंदर, जुडिशरी के अंदर पैठ बन गई है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये उस फाइल को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं जिसमें इंडिया की प्रीमियर एजेंसी ये बात करती है कि हम फ़ोन के पैटर्न लॉक नहीं खोल सके, हमने उनसे बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। आप इस बात को समझें कि एसआईटी कैंपस की जांच करे, इसके लिए डिफेंस के हमारे लॉयर को जो है वो एप्लीकेशन लगानी पड़ी थी, और जो कैंपस का जो कैंपस में जो जांच होनी चाहिए, कैंपस में जो सर्वे होना चाहिए, कैंपस में जो पुलिस टीम की सर्च होनी चाहिए, वो 1 महीने के बाद हुआ। पहली राउंड जब गए थे, और जो डॉग स्क्वाड के साथ की जो रिपोर्ट थी वो 4 महीने के बाद थी। तो किसको मजाक, मतलब ये पूरा केस अपने आप में एक मजाक बन के रह गया कि 4 महीने के बाद जो क्राइम प्लेस है उसकी डॉग स्क्वाड से सर्च हो, इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। तो जुडिशरी तो पूरी मौकरी कर रही है इस पूरे केस में। वो आ रहे हैं कि साहब हमने उनसे बात करी, जैसे कि दिल्ली दंगे के केस में चार्जशीट ये कहती है दिल्ली रॉयट की कि हमने कपिल मिश्रा को बुलाया और कपिल मिश्रा से पूछा कि क्या आपने कोई स्पीच दी थी, तो कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया था। तो कपिल मिश्रा ने कहा कि जी नहीं, हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, तो हमने कपिल मिश्रा को जाने दिया। ये चार्जशीट कह रही है। अब वही जो है दिल्ली पुलिस जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो किसी ऑटो वाले को ढूंढ लेती है, किसी इसको ढूंढ लेती है, और सीबीआई ने तो एक ढेले भर का काम नहीं किया। जब हम लोगों ने वहां प्रोटेस्ट शुरू किया तो मुझे और उमर खालिद को नोटिस दे दिया कि आप आइए, और 8 घंटे अपने ऑफिस में एक बड़े से कमरे में हम दोनों लोगों को बैठाया रखा, और 8 घंटे के बाद ये पूछा कि आपका शक किस पे। तुमने कहा आपने हमको इसलिए बुलाया था क्या? लेकिन हम समझ रहे थे कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमको डिमोरलाइज करने के लिए सीबीआई ने नोटिस देकर बुलाया है। फिर सवाल मीडिया की दोस्तों का, जो उनका शानदार काम रहा इस पे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट थे सावंत, उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई कि दिल्ली पुलिस को नजीब अहमद के लैपटॉप से आईएसआईएस के बारे में जानकारी मिली है, और नजीब अहमद ने आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया है। यह रिपोर्ट लगाई गई, और जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आई तो उसके जितने बड़े मीडिया हाउसेस थे, वो चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो दूसरे हो, सब ने उसको प्राइम टाइम पे चलाना शुरू कर दिया। किसी पत्रकार को एक फोटो भी मिल गई नजीब अहमद की कि वो सीरिया में मौजूद है, मशीन गन लिए हुए। जब हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर का घेराव किया, जब जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस को घेरा गया, तो दिल्ली पुलिस के एसआईटी के हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि अभी तक हमने लैपटॉप की जांच ही नहीं करी, हमने सिर्फ लैपटॉप अपने कब्जे में लिया है, लेकिन हमने लैपटॉप की कोई जांच नहीं करी। फिर हम लोग डिफेमेशन के केस में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इनके खिलाफ हम कोर्ट गए। तो कोर्ट के दूसरे जज साहब ने हमसे कहा, मुझे वो वर्ड याद है, मेडिटेशन में मैं ही गया था अम्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझसे जज साहब ने ये कहा कि ये माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांग लेने दीजिए, हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो असल सवाल इस पूरे मामले में इस बात का तो मुझे बहुत अंदर से यकीन है कि आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह नजीब अहमद हमारे बीच में होंगे। मुस्तफ़ा मरज़ूक से लेकर अभी 40 साल पहले से एक आदमी जो सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत ने गायब किया था, वो अपने भाई जब उसका सामने आया तो वो पहचान नहीं सका। ये स्टोरीज हैं। हमने दुनिया भर में जहां भी डिक्टेटरशिप होती है उसका सबसे मन पसंदीदा काम ये होता है कि कैपिटल पनिशमेंट कम्युनिटीज़ को देने के लिए उनको, लोगों को पीड़ित करना, लोगों को गायब करना। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग, जो इंस्टीट्यूशन अपने इंडिपेंडेंट होने का दावा करते हैं, वो जो कहते हैं कि हमने ए से लेकर जेड तक को जमानत दी, जिस दिल्ली दंगे के केस के बारे में बात करी जा रही थी, हाई कोर्ट में वो केस
अक्टूबर 2021 में फाइल हुआ था। आज हम कौन से साल में हैं? सितंबर 2025 होने वाला है। 4 सालों से वो केस हाई कोर्ट में बेल की हेयरिंग में चल रहा है, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, गुलफिशा फातिमा, अतहर, शादाब, सलीम मुन्ना, सलीम खान, ये लोग मौजूद हैं। तो किस न्यायपालिका से बात करी जाए? जज का मूड होगा तो वो इंक्वायरी बंद कर देगा, और फिर अगर कोई उसके खिलाफ बात करेगा तो वो कंटेम्प्ट करेगा। तो मैं तो आज इस प्रोग्राम में ये अपील करना चाहता हूं कि हम सबको एक बार ढेर सारे कंटेम्प्ट भी लगवा ही लेने चाहिए। कितने कंटेम्प्ट आप लगाएंगे? क्योंकि जो हाल जुडिशरी का है, आपका अपना चीफ जस्टिस एक मकान के लिए जिस तरह के फैसले देता है, उसके पहले का चीफ जस्टिस एक राज्यसभा के लिए जिस तरह के फैसले देता है, तो सबसे बड़ा सवाल इस जुडिशरी पर है। पुलिस के बारे में आपको और हमको पता है, हम क्या बात करें। इंस्टीट्यूशंस का जो हाल है, खुद जेएनयू के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया इस पूरे मामले में, वो हमारे सामने है। बहुत ढेर सारे इश्यूज में हमको ये लगता है कि इस देश में इस समय बहुत ढेर सारे मसले, बहुत ढेर सारे इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें कुछ नजीब अहमद की लड़ाई धीमी पड़ी थी और उसके लिए हम सब जिम्मेदार थे। आधे से ज़्यादा दोस्त जेलों में चले गए, प्रोटेस्ट के लिए स्पेस नहीं बचे, प्रोग्राम के लिए स्पेसेस नहीं बचे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे और जो मेरे दोस्त यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जो मीडिया के वो दोस्त जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि मीडिया कभी तटस्थ नहीं होता, कभी न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि वो मजलूम की आवाज़ को बुलंद करता है, उनको कोर्ट के इन जजेस ने दोबारा से जगाने की कोशिश करी है। और आने वाले दिनों में हम लोग दोबारा से इस आंदोलन को जिंदा करेंगे। नजीब अहमद का आंदोलन 2014 के बाद सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन था। कोई ऐसा शहर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, दिल्ली से लेकर केरल तक मैं खुद ट्रेवल किया, अम्मी ट्रेवल करी, बहुत सारे दोस्त इसमें रहे। कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पर इस बात को लेकर आंदोलन हुआ हो। कोर्ट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन इंशाल्लाह हम सड़कों को फिर आबाद और जिंदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कहना चाहता हूं, क्योंकि नजीब की आंदोलन 9 साल से हम लोग जारी रखे हैं और सरकार भी अपने तरफ से 9 साल से इस आंदोलन को मिटाने के लिए, लोगों के याद से इसको मिटाने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लोग जब अम्मी की बात सुनने या इस आंदोलन की बारे में जब भी जिक्र होती है या आंदोलन को आगे ले जाने की जब भी जिक्र होती है, यही लोग हैं जो शामिल होते हैं और यही ताकत देता है अम्मी को भी, और अम्मी का लड़ाई है जो हमें भी ताकत देता है। मैं इस बात को तमामों बार अम्मी से कहा हूँ, हम लोग शायद लड़ लेते, बट ये आपकी लड़ाई है, आपकी ज़िद है जो हमें भी ताकत देता है कि डटे रहो, लड़ते रहो, न्याय मिलेगा। न्याय मिलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, न्याय को छीन के लेने के लिए, न्याय देने वाले नहीं है, साफ है। पहले दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, सीबीआई, तमाम संस्थाएं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, सारे जानकारी मीडिया के सामने है, जनता के सामने है, जिस तरीके से गुमराह किया गया सामने है। बट किस साजिश के रूप में किया गया, उस राजनीति को पहचानना और उसको पहचानते हुए एक आंदोलन को जिंदा रखना, ताकि हमारा नजीब हमें वापस मिल जाए। नदीम भाई ने तमाम चीज़ों के कोर्ट के बारे में जिक्र किया। मेरे याद में कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो कई बार मैं मुस्कुराता हूँ, हंस देता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमें निस्सहाय बनाना चाहते हैं। कोविड के दौरान जिस कोर्ट रूम में नजीब की केस सुनवाई हो रही थी, कई सालों के लिए उस कोर्ट रूम में, कई महीनों के लिए जज की नियुक्ति नहीं हुई। अगर जज की नियुक्ति हुई तो उनके लगातार ट्रांसफ़र होता रहा। अब ये औपचारिक है या एडमिनिस्ट्रेटिव है या इंटेंशनल है, मैं नहीं जानता, बट एक आम इंसान के लिए जो हर तारीख में मौजूद होते थे नजीब के केस के लिए, और जब हमें पता चलता था कि 3 जज के सामने पूरी बहस हो चुकी है, शायद 2 जज के सामने, और जज की तबादला हो गई। अब हम ये माने कि यह इंटेंशनल है, क्या ये माने ये कोइंसिडेंशियल है, या माने कि बस एडमिनिस्ट्रेटिव है। कानून का इस्तेमाल अन्याय को बढ़ाने के लिए ना किया जाए,
कानून का इस्तेमाल इंसाफ को बढ़ाने के लिए ना किया जाए, कानून का इस्तेमाल अगर न्याय दिलाने के लिए होता तो शायद ये वक्त जो हम लोग नजीब को वापस लाने के लिए, नजीब की उस आंदोलन को जिंदा रखने के लड़ रहे हैं 9 साल के बाद, शायद ज़रूरत नहीं पड़ता। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये याद करें कि 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, क्योंकि ये कोई अच्छा लगने वाली बात शायद है नहीं, ये दुख की बात है। जो लोग करीबी से जानते हैं कि क्या दर्द अम्मी ने और उनके परिवार ने झेला है, देखा है, उनके लिए यही रहता कि बस आज दरवाज़ा खटखटाया जिसने है वो नजीब अहमद हो। मैं तो जानता हूँ, अम्मी के घर भी मैं कई बार गया हूँ। जो भी अम्मी के घर जाते हैं, पहला चीज़ अम्मी पता है क्या करती है? पानी भी नहीं पिलाती है, पहले नजीब के कपड़े दिखाती है, नजीब के कमरे पे ले जाती है, नजीब के उन सारे तस्वीरों को दिखाती है, क्योंकि वो भूलना नहीं चाहती। और जब भी हम इस आंदोलन को जिंदा रखते हैं, हम भी उस आंदोलन को और नजीब को भूलना नहीं चाहते हैं और बुलाना भी नहीं चाहते हैं। ये मकसद है आंदोलन का कि ये सरकार, ये स्टेट कितना भी कोशिश कर ले कि लोगों के मेमोरी से इसको मिटाने के लिए, ये मान लीजिए हमारे पास उससे ज़्यादा जज्बा है इसको जिंदा रखने के लिए। हो सकता है आज कम लोग हो सकता है और कम लोग होगा, हो सकता है हम पे ज़्यादा जुल्म करे, हो सकता है तमाम ऐसे लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो तमाम आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है किसी एक का आंदोलन कमज़ोर होगा, उन आंदोलनों को मिला के इस आंदोलन को भी मजबूत करेंगे। मुझे लगता है उस आंदोलन को ईमानदारी, इस आंदोलन का वो लोगों के बीच में, अब सोचिए, मेरा नाम इंसाई बालाजी है, अगर मैं गायब होता कोई यूनिवर्सिटी से, क्या हलचल होती? क्या कोई कहता मैं ISIS ज्वाइन किया हूँ? कोई कहता कि मैं जाके कोई ऑटो में जामिया चला गया हूँ? क्या होता? नाम का फ़र्क है। और ये भी बात है, इस बात को हम भूलते नहीं हैं कि JNU पढ़ने आया था, JNU में नजीब अहमद पढ़ने आया था, और नजीब को ना ढूंढने में सरकार ये भी मैसेज देना चाहता है कि हिम्मत मत करना कि JNU जैसे संस्थान में पढ़ने जाओगे, अगर ABVP के लोग तुम पे हमला करेगा, उम्मीद मत करना न्याय मिलेगा। सोचिए, उन ABVP के तमाम लोगों के नाम की जिक्र कहीं नहीं होती है। पुलिस ने उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन तक नहीं किया, उनसे ये नहीं तक पूछा कि कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई वॉलीबॉल खेल रहा था, सच में वो खेल रहे थे? और जिस वार्डन ने अचानक उसको याद आया, हाँ मैंने नजीब को देखा ऑटो में जाते हुए, आपने उनसे पूछा सच में वो घर में थे उस वक्त में? इसलिए सारे बातों का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि वो बुलाना चाहता है, हम भूलना नहीं चाहते। ये आंदोलन का ताकत है कि आपकी एकता, ये आंदोलन का ताकत है कि सड़क पे, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब अम्मी को यही इंडिया गेट के सड़क से दिल्ली पुलिस ने खींच के लेके गया था, और देश भर के छात्र, उन्होंने ये नहीं देखा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने देखा हमारा स्टूडेंट नजीब अहमद एक कैंपस से गायब हुआ और दिल्ली पुलिस उसकी माँ को न्याय नहीं बल्कि अन्याय कर रहा है, हम उतरेंगे। और ये स्टूडेंट्स की ताकत थी कि आज भी कोई इस आवाज़ के लिए खड़ा होता है। भले ही मैं कई बार कहता हूँ कुछ लोगों के लिए औपचारिकता हो सकता है कि नजीब के आंदोलन में चलिए हमको आवाज़ बुलंद करना है, बट उन लोगों के लिए औपचारिकता हो ही नहीं सकता है जिनके लिए ये जीवन मरण से ज़्यादा है। एक बेटे की, एक दोस्त की, एक भाई की, एक परिवार की और एक संस्था की लड़ाई है कि हमारे बीच में से एक स्टूडेंट गायब हुआ, दिल्ली के बीच में से, जहाँ से पार्लियामेंट मुश्किल से 13 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ से प्रधानमंत्री का घर मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर होगा, उस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस के लोग रहते हैं। और जब हाईकोर्ट ने फटकार किया, आप सोचिए मजाक क्या होता है। मजाक ये होता है कि जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था कि नजीब को जाओ ढूंढो, हजारों फौज पुलिस की JNU आई थी। तो मजाक क्यों कह रहा हूँ मैं? वो बिस्तर के नीचे देख रहे थे, वो अलमारा में देख रहे थे, मेरे कमरे में आए थे, मेरे जैसे तमाम लोगों के कमरे में गए थे, मुझे यहाँ नजीब है क्या? ये मजाक था कि जब ढूंढना था आपको
तब आप अम्मी पे दबाव बना रहे थे कि एफआईआर मत दर्ज करें। जब ढूंढना था आपको, आप अम्मी पे और तमाम छात्रों पे डंडे बरसा रहे थे। जब आपको मजबूर किया कानून प्रक्रिया में कि आपको ढूंढना है, आपने उसको मजाक बनाया। इसलिए मैंने शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने इसको मजाक नहीं बनने दिया। ये मजाक नहीं है बोल के साबित करते रहे हर साल। ये लड़ाई नजीब की अकेले की नहीं है, ऐसे तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों के देश में है जिसकी आवाज़, जिसके लिए तमाम लोग खड़े रहेंगे। इस बात के लिए नहीं, क्योंकि उनको मालूम है आज नजीब हो सकता है, कल कोई भी हो सकता है। अगर ये रवैया सरकार की रहेगी, ये रवैया स्टेट का पुलिस का रहेगा कि इस नाम पे किसी को ढूंढने से मना कर देगा क्योंकि उनका नाम नजीब है और जेएनयू में पढ़ने आया था, क्योंकि एबीवीपी ने उस पर हमला किया और पता चलेगा कि एबीवीपी के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करना पड़ेगा, तो एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा न्यायपालिका है, एक ऐसा व्यवस्था है। एक नजीब को, एक छात्र को तो जेएनयू में पढ़ने आया था, जिसका सपना था कि वो इंजीनियर बनेगा और अपने माँ को जीवन भर का ख्याल रखेगा, आज वही माँ, वही परिवार, वही दोस्त, वही छात्र इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इस आंदोलन को मिटाना नहीं चाहते, मिटने नहीं देंगे और इसको और बढ़ाएंगे। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमें इसका इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ेंगे। बस इतना ही मैं वादा करना चाहता हूँ और तमाम लोगों से भी वादा चाहता हूँ कि जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं और एकजुट होकर न्याय के लिए हमेशा रहेंगे। अम्मी, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।